नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रैका थाना क्षेत्र के बड़की गाछी पोखर में एक अज्ञात युवक का शव हुआ बरामद, जांच में जुटी पुलिस। मधुबनी नगर निगम उपचुनाव में वार्ड 34 से अबू हमजा अंसारी 198 मतों से हुए विजयी। वहीं मतगणना के बाद समर्थकों में खुशी की लहर। बासोपट्टी के कटैया में नहर में डूबने से 10 वर्षीय बच्ची की हुई मौत, गांव में पसरा मातम। रैगा थाना पुलिस ने 1.5 किलो मादक पदार्थ के साथ 2 कारोबारी को अलग अलग जगहों से किया गिरफ्तार। मधेपुर के महपतिया गांव में 21 वर्षीय एक युवक सर्पदंश का हुआ शिकार। वहीं समय पर इलाज से बची जान, साथ ही क्षेत्र में मचा हड़कंप। जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में मुहर्रम पर्व पर विधि व्यवस्था हेतु शांति समिति की हुई बैठक। वहीं सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाने का लिया गया संकल्प। मधुबनी पुलिस लाइन भवन हुआ जर्जर, वहीं छत गिरने की आशंका से सिपाहियों में बना हुआ है दहशत का माहौल। साथ ही नए भवन के निर्माण तक वैकल्पिक व्यवस्था की उठी मांग। और मधुबनी में विधानसभा चुनाव को लेकर बीएलओ प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन। डीडीसी ने निष्पक्ष चुनाव में बीएलओ की भूमिका को बताया अहम और तकनीकी दक्षता पर दिया गया जोर। खबरों की शुरुआत से पहले एक विशेष जानकारी। मधुबनी जिला परिवहन कार्यालय में बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है। मधुबनी में पदस्थापित जिला परिवहन पदाधिकारी शशि शेखरम का तबादला कर उन्हें गोपालगंज का डीटीओ बनाया गया है। उनके स्थान पर राम बाबू को मधुबनी का नया जिला परिवहन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। अब खबरें विस्तार से। मधुबनी जिले के रैका थाना क्षेत्र के बड़की गाछी स्थित पोखर में सुबह एक अज्ञात युवक का शव बरामद किया गया। सबको देखकर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। युवक की उम्र लगभग 20 से 25 वर्ष बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार वह लहरियागंज निवासी था। शव पर चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। वहीं पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस जांच में जुट गई है। मधुबनी जिला के रैका थाना क्षेत्र अंतर्गत सौराठ पंचायत के बड़की गाछी स्थित पोखर में सुबह एक अज्ञात नव युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने पोखर में तैरते हुए शव को देखा, जिसके बाद तुरंत इसकी सूचना रैका थाना पुलिस को दी गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर शव को पोखर से बाहर निकाला और जांच प्रारंभ कर दी गई। वहीं शव की स्थिति देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि युवक की उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष के बीच बताई जा रही है। फिलहाल उसकी पहचान नहीं हो पाई है। वहीं शव पर किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं पाए गए हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया है। साथ ही आसपास के थानों में गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाली जा रही है ताकि मृत युवक की पहचान की जा सके। वहीं रैका थाना अध्यक्ष ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और सभी संभावित पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। ग्रामीणों में इस घटना को लेकर भय और आशंका का माहौल बना हुआ है। मधुबनी से प्रवीण कुमार झा के साथ फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम के वार्ड 34 में हुए उपचुनाव में अबू हमजा अंसारी ने 198 मतों से जीत दर्ज की है। उन्होंने 707 वोट पाकर फकरुद्दीन अंसारी को हराया है। वहीं मतगणना वाटसन स्कूल में हुई है। जीत की घोषणा के बाद समर्थकों ने नाच गाकर जश्न मनाया। अबू हमजा ने वार्ड के विकास का संकल्प दोहराया और पारदर्शिता के साथ कार्य करने का आश्वासन दिया। मधुबनी नगर निगम के वार्ड संख्या 34 में हुए मध्य अवधि उपचुनाव में अबू हमजा अंसारी ने शानदार जीत दर्ज की है। वोटों की गिनती वाटसन स्कूल मतगणना केंद्र पर 30 जून 2025 को संपन्न हुई, जहां कुल 1216 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यह उपचुनाव वार्ड 34 के पूर्व पार्षद
नजमुलन अंसारी के असामयिक निधन के बाद रिक्त हुई सीट के लिए कराया गया था। वहीं चुनाव में आमने सामने की कड़ी टक्कर देखने को मिली, जिसमें अबू हमजा अंसारी ने कुल 707 मत प्राप्त कर जीत का परचम लहराया। वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी फकरुद्दीन अंसारी को 509 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार अबू हमजा अंसारी ने 198 मतों के अंतर से निर्णायक विजय प्राप्त किया। जैसे ही परिणाम की घोषणा हुई, उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। विजेता उम्मीदवार अबू हमजा अंसारी को फूल मालाओं से लाद दिया गया और समर्थकों ने अबीर गुलाल खेलते हुए जश्न मनाया। मतगणना केंद्र के बाहर उत्सव का माहौल देखने को मिला, जहां लोग ढोल नगारों की थाप पर नाचते गाते नजर आए। अबू हमजा अंसारी ने जीत के बाद कहा कि यह जीत जनता के विश्वास और समर्थन की जीत है। उन्होंने वार्ड 34 के सर्वांगीण विकास का संकल्प लेते हुए सभी नागरिकों को धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ वार्ड की जनता की सेवा करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। इस उपचुनाव ने यह स्पष्ट कर दिया कि जनता विकास और युवा नेतृत्व में विश्वास रखती है। जीत के इस जोश और उत्साह के साथ अबू हमजा अंसारी ने अपने पार्षद पद की जिम्मेदारी संभालने की तैयारी शुरू कर दी है। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के कटैया गांव में 10 वर्षीय एक बच्ची की नहर में डूबने से मौत हो गई। वह माता पिता के साथ बकरी चराने गई थी। वहीं खेत में व्यस्त माता पिता को बाद में पता चला कि बच्ची घर नहीं लौटी है। वहीं खोजबीन के बाद शव नहर से बरामद किया गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की। वहीं गांव में इस मामले को लेकर शोक की लहर है। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के कटैया गांव में सोमवार को नहर के साइफन में डूबने से 10 वर्षीय कंचन कुमारी की दर्दनाक मौत हो गई। मृतका जीवच यादव की पुत्री थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार बच्ची अपने माता पिता के साथ खेत में बकरी चराने गई थी। माता पिता खेत के काम में व्यस्त हो गए, जबकि बच्ची बकरी के साथ कमला शाखा नहर की ओर चली गई। देर शाम जब परिजन घर लौटे तो बच्ची नहीं मिली। काफी खोजबीन के बाद नहर के पास पहुंचने पर शक हुआ कि वह नहर में डूब गई है। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से खोजबीन करने पर बच्ची का शव नहर से बरामद किया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। वहीं प्रभारी थानाध्यक्ष सह अपर थानाध्यक्ष गौरव कुमार के निर्देश पर एसआई मधु कुमार सिंह व प्रिया कुमारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली गई। पुलिस के पहुंचने से पहले ही परिजन शव को घर ले आए थे। वहीं मृत बच्ची के पिता ने बताया कि उनके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं तथा घर की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है। बच्चों की मौत से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रखंड प्रमुख रामप्यारी देवी व पूर्व प्रमुख वीरेंद्र यादव ने स्थानीय सीओ से आपदा राहत कोष के अंतर्गत पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं अपर थानाध्यक्ष गौरव कुमार ने बताया कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। रहिका थाना पुलिस ने विशेष समकालीन अभियान के तहत डॉग स्क्वाड की मदद से ककरौल व रहिका गांव में छापेमारी कर 1.5 किलो गांजा बरामद किया है। ककरौल से 250 ग्राम व रहिका से करीब 1 किलो गांजा के साथ 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत हेतु व्यवहार न्यायालय मधुबनी भेज दिया गया है। जिला मुख्यालय से सटे रहिका थाना पुलिस ने विशेष समकालीन अभियान के तहत डॉग स्क्वाड की टीम के सहयोग से रहिका थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर अभियान चलाया गया। चलाए अभियान में थाना क्षेत्र के ग्राम ककरौल गांव से 250 ग्राम मादक पदार्थ, वहीं रहिका गांव से 1 किलो 250 ग्राम मादक पदार्थ गांजा के साथ दोनों गांव से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं रहिका थाना अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना क्षेत्र से दोनों कारोबारी को मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार दोनों कारोबारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में लेने हेतु व्यवहार न्यायालय मधुबनी भेज दिया गया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड के महपतिया गांव में 21 वर्षीय मोहम्मद दिलसाद सर्पदंश का शिकार हो गया। घर लौटते समय वह बेहोश हो गया। वहीं परिजनों ने तुरंत मधेपुर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर आर.के. रंजन ने प्राथमिक उपचार कर उसकी जान बचाई। इलाज के 2 घंटे बाद उसकी हालत
में सुधार आया। वहीं 2 दिन पहले ही दिलसाद की शादी हुई थी। वहीं हादसे की खबर फैलते ही गांव में सन्नाटा छा गया। मधेपुर प्रखंड अंतर्गत महपतिया पंचायत के महपतिया गांव निवासी 21 वर्षीय युवक मोहम्मद दिलसाद सर्पदंश का शिकार हो गया। वह स्वर्गीय मोहम्मद मंजूर का पुत्र था। जानकारी के अनुसार दिलसाद अपने घर के पास जंगल में किसी कार्य से गया हुआ था। इसी दौरान उसे अचानक महसूस हुआ कि किसी जहरीले सांप ने उसे काट लिया है। घर लौटते समय ही वह बेहोश हो गया। वहीं परिजनों ने बिना देर किए उसे तुरंत मधेपुर रेफरल अस्पताल भर्ती कराया। अस्पताल में मौजूद डॉक्टर आर.के. रंजन ने प्राथमिक उपचार कर उसे खतरे से बाहर बताया। करीब 2 घंटे की देखरेख के बाद दिलसाद की हालत में काफी सुधार हुआ। वहीं डॉक्टर ने बताया कि समय पर इलाज मिलने से उसकी जान बच गई है। गौरतलब है कि दिलसाद की शादी 2 दिन पहले ही हुई थी। वहीं जैसे ही घटना की खबर गांव में फैली, पूरे क्षेत्र में सन्नाटा फैल गया। वहीं फिलहाल दिलसाद की हालत सामान्य बताई जा रही है और डॉक्टर की निगरानी में है। बोले डेन न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलेम की रिपोर्ट। जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय में मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने हेतु जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। प्रशासन ने विधि व्यवस्था को लेकर तैयारियां पूर्ण की हैं। वहीं अफवाहों पर नियंत्रण, सोशल मीडिया निगरानी, डीजे पर प्रतिबंध और पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की गई है। सभी सदस्यों ने शांति बनाए रखने में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में जिले में मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं भाईचारे के वातावरण में मनाने एवं इस अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण को लेकर समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने सर्वप्रथम उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि जिले में शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुहर्रम एवं श्रावण सोमवारी मेले के आलोक में प्रशासनिक स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिला प्रशासन द्वारा विधि व्यवस्था संधारण को लेकर एहतियातन सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सूचना तंत्र को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया गया है। साथ ही अनुमंडल एवं जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, जो पल पल की गतिविधियों पर नजर रखेगी। किसी भी स्थिति से निपटने को लेकर तेज तर्रार अधिकारियों से युक्त क्विक रिस्पांस टीम पूरी तरह से तैयार हो गया है। उन्होंने कहा कि शांति समिति की बैठक के आयोजन का मुख्य उद्देश्य जिले के सभी क्षेत्रों के सभी वर्गों के गणमान्य व्यक्तियों से उनके क्षेत्र विशेष की गतिविधियों की जानकारी एवं उनका महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त करना है। उन्होंने पर्व के दौरान शांति व्यवस्था एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण को बनाए रखने के लिए सभी उपस्थित सदस्यों से उनका महत्वपूर्ण सुझाव हेतु अनुरोध किया। जिलाधिकारी के अनुरोध पर संपूर्ण जिले से आए शांति समिति के सदस्यों ने बारी बारी से अपने महत्वपूर्ण सुझाव साझा किए। इसमें पर्व त्योहारों के दौरान डीजे बजाने पर रोक लगाने, त्योहार के दौरान लगातार गश्ती बढ़ाने और कार्यक्रम स्थल पर सुलभ आवागमन की व्यवस्था करने आदि कई महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त किए गए। साथ ही उनके द्वारा कई महत्वपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध करवाई गई। जिलाधिकारी ने सभी से प्राप्त सुझाव एवं उनसे मिले महत्वपूर्ण फीडबैक के लिए सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सभी को आश्वस्त किया कि प्राप्त सुझाव पर जिला प्रशासन द्वारा समुचित कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने सोशल मीडिया में अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए उपस्थित लोगों से कहा कि जिला साइबर सेल एवं जिला सूचना एवं जनसंपर्क की सोशल मीडिया टीम पूरी तत्परता से सभी पोस्ट पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट की सूचना सीधे जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के व्यक्तिगत नंबर पर व्हाट्सएप करने का अनुरोध किया। उन्होंने जिले के सभी लोगों से अपील की कि किसी भी भड़काऊ अथवा आपत्तिजनक पोस्ट को फॉरवर्ड करने से बचे और प्रशासन को इसकी जानकारी दे। उन्होंने आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने कहा कि विधि व्यवस्था संधारण को लेकर सभी महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। छोटी छोटी घटनाओं पर भी प्रशासन की पैनी नजर है। असामाजिक एवं उपद्रवी तत्वों को चिन्हित कर उन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध है। उन्होंने कहा कि अशांति एवं अफवाह फैलाने वाले तत्व चाहे कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। शांति समिति की बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित
करने के लिए जिला प्रशासन की भूरी भूरी प्रशंसा की और सभी ने एक स्वर में आश्वस्त किया कि उनके द्वारा जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूर्ण सहयोग दिया जाएगा। सभी ने एक स्वर में कहा कि वे पूरे पर्व के दौरान पूरी तरह से सक्रिय रहकर जिला प्रशासन का सहयोग करेंगे ताकि असामाजिक तत्वों के मंसूबे को सफल नहीं होने दिया जाए। उक्त अवसर पर अपर समाहर्ता मुकेश रंजन, सदर अनुमंडल एसडीओ चंदन शाह, डीएसपी सदर अपर समाहर्ता आपदा संतोष कुमार, एडीएम अनुमंडल पदाधिकारी झंझारपुर, अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपट्टी, अनुमंडल पदाधिकारी फूलपरास, सभी अनुमंडल के एसडीपीओ सहित शांति समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर। मधुबनी पुलिस लाइन का भवन बेहद जर्जर हो चुका है। छत से प्लास्टर गिरता है और दीवारें दरक चुकी है, साथ ही नींव भी कमजोर हो चुकी है। सिपाही लकड़ी और प्लास्टिक से सहारे लेकर रह रहे हैं, जिससे उनकी जान को खतरा हो गया है। नया भवन पंडौल में बन रहा है, लेकिन पूरा होने में करीब 1 साल का समय लगेगा। सिपाहियों ने वैकल्पिक सुरक्षित निवास की मांग की है, वहीं प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है। मधुबनी शहर स्थित पुलिस लाइन का भवन इस समय बेहद जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है। जिस भवन में कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले सिपाही निवास करते हैं, वहीं अब उनके जीवन के लिए खतरा बन गया है।
छत से प्लास्टर और सीमेंट के टुकड़े लगातार गिर रहे हैं। वहीं दीवारें दरक चुकी हैं और भवन की नींव तक कमजोर हो चुकी है। सिपाही किसी तरह प्लास्टिक व लकड़ी की बल्लियों से सहारा देकर अपना दिन काट रहे हैं। इस जर्जर भवन में रहना खुद उन लोगों के लिए किसी सजा से कम नहीं है जो हर समय जनता की सुरक्षा में मुस्तैद रहते हैं। आए दिन किसी न किसी कमरे की छत का हिस्सा गिर जाता है, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। सिपाहियों का कहना है कि यह भवन अब 10 दिन भी सुरक्षित नहीं रह सकता है। वे लगातार भय के वातावरण में रहने को मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि नई पुलिस लाइन का निर्माण कार्य मधुबनी के पंटौल क्षेत्र में तेजी से चल रहा है। हालांकि नए भवन को पूरी तरह तैयार होने में अभी लगभग 1 वर्ष का समय लगेगा। इस बीच पुराने भवन की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वहां एक दिन भी सुरक्षित निवास करना संभव नहीं है। सिपाहियों की ओर से प्रशासन से यह मांग की गई है कि जब तक नया भवन पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाता तब तक उन्हें किसी वैकल्पिक सुरक्षित भवन में रहने की व्यवस्था की जाए। यह न केवल उनकी सुरक्षा का सवाल है बल्कि उनके सम्मान और मानसिक स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। प्रशासन को चाहिए कि इस गंभीर समस्या का त्वरित संज्ञान ले और पुलिस कर्मियों को अस्थायी रूप से किसी सुरक्षित भवन में स्थानांतरित करने की पहल करे ताकि वे बिना किसी भय के अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। न्यूज सर बनेगा, फायदा कैसे नहीं। अभी इलेक्शन का टाइम है, युद्ध स्तर इसका तो बनिएगा। तो प्राइवेट जिसका खरीदा होगा उसका है। ये प्राइवेट है। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधुबनी डीआरडीए सभागार में विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बीएलओ के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। डीडीसी ने बीएलओ की भूमिका को लोकतंत्र की नींव बताई। वहीं मतदाता सूची अद्यतन, दिव्यांगों की सुविधा, ईवीएम और आधार संहिता पर जानकारी दी गई। डिजिटल प्लेटफॉर्म की भी ट्रेनिंग दी गई। साथ ही शिविर से बीएलओ की दक्षता व जागरूकता में वृद्धि हुई है। मधुबनी जिले के डीआरडीए सभाकक्ष में आगामी 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर बीएलओ के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता डीडीसी मधुबनी द्वारा की गई। वहीं प्रशिक्षण में मुख्य रूप से राजनगर, झंझारपुर तथा बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्रों के बीएलओ ने भाग लिया। इस अवसर पर डीडीसी ने आगामी विधानसभा चुनाव की निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संचालन की दिशा में बीएलओ की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि बीएलओ ही मतदान प्रक्रिया की नींव होते हैं और सही समय पर मतदाता सूची का अद्यतन करना लोकतंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में पहला कदम है। प्रशिक्षण के दौरान बीएलओ को मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने, दिव्यांग व बुजुर्ग मतदाताओं की सुविधा को प्राथमिकता देने जैसे विषयों पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नामांकन प्रक्रिया, ईवीएम की जानकारी और आदर्श आचार संहिता से संबंधित दिशा निर्देशों को भी समझाया गया। शिविर में निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार हर चरण को सही तरीके से लागू करने पर जोर दिया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य बीएलओ को तकनीकी रूप से दक्ष बनाना तथा उनकी चुनावी जिम्मेदारियों के प्रति सजगता बढ़ाना था। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से बीएलओ को अपने कर्तव्यों को अधिक प्रभावी ढंग से निभाने की प्रेरणा मिलेगी, जो कि आगामी चुनाव को सफल बनाने में सहायक सिद्ध होगा। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। बेनीपट्टी अनुमंडलीय अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन और ब्लड स्टोरेज यूनिट की स्थापना से मरीजों को बड़ी राहत मिली है। अस्पताल में डिजिटल एक्सरे, शल्य सेवाएं, विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपस्थिति और नियमित ओपीडी सेवाएं शुरू हो गई हैं। उपाधीक्षक डॉक्टर विकास मदन ने जानकारी दी कि हर्निया, हाइड्रोसिल, स्टोन जैसी सर्जरी भी प्रारंभ की जाएगी। इससे मरीजों को बेहतर और समय पर इलाज की सुविधा मिल सकेगी। बेनीपट्टी अनुमंडलीय अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन के इंस्टॉलेशन व ब्लड स्टोरेज यूनिट की हुई स्थापना के साथ कई सुविधाएं बहाल होने से अब मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेगी। अस्पताल में फिलहाल अल्ट्रासाउंड मशीन का इंस्टॉलेशन हो चुका है और पीएनडीटी के लिए वरीय अधिकारियों से पत्राचार किया गया है। इसके अलावा अस्पताल में ब्लड स्टोरेज यूनिट की स्थापना हो गई है। कक्ष में एसी आदि भी लगाए जा चुके हैं।
फिलअप करने के बाद डीआई से निरीक्षण करने का आग्रह किया गया है। वहीं निरीक्षण के बाद इसे विधिवत तरीके से शुरू कर दिया जाएगा। इस संबंध में अस्पताल में उपाधीक्षक डॉक्टर विकास मदन हरिनंदन ने विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल में इन दिनों कई आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई गई है, जिसमें अल्ट्रासाउंड मशीन व ब्लड स्टोरेज यूनिट की स्थापना के अलावे डिजिटल डीआर सिस्टम, एक्सरे के साथ ही कई शल्य सेवा भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि अस्पताल में कुल चिकित्सकों की संख्या 30 है। वहीं उनके सहित 13 एमबीबीएस व 2 आयुष चिकित्सक सहित कुल 15 चिकित्सक पद स्थापित हैं, जिनमें कई विभिन्न बीमारियों के विशेषज्ञ भी हैं। इनमें शल्य कार्य हेतु 2 मूर्छा चिकित्सक व 1 दंत चिकित्सक की अविलंब पदस्थापना के लिए सिविल सर्जन से पत्राचार किया गया है। वहीं जीएनएम के कुल 50 सृजित पदों के विरुद्ध अस्पताल में फिलहाल 14 जीएनएम पद स्थापित है। डीएस ने बताया कि प्रत्येक मंगलवार को शिशु रोग विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर हबीबुल ओपीडी में सेवा देकर मरीजों को देखने का काम करेंगे। इसके अलावा सप्ताह में 2 दिन आपात सेवा भी दी जाएगी। वहीं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तारिक अख्तर प्रत्येक शनिवार को ओपीडी में मरीजों को देखेंगे। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पा, डॉक्टर सुमैला मैमन एवं डॉक्टर अमित कुमार के द्वारा सर्जरी कार्य किए गए हैं और बीते मई महीने में अब तक 19 सर्जरी किए जा चुके हैं, जबकि हड्डी रोग से संबंधित शल्य कार्य खुद मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। इन सब के अलावा अस्पताल में अब हाइड्रोसिल व हर्निया स्टोन का भी ऑपरेशन कार्य प्रारंभ हो जाएगा और जल्द ही बिना इमेज मशीन के अर्थों में भी सर्जरी किया जा सकेगा। अस्पताल उपाधीक्षक ने कहा कि इतनी सारी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होने से मरीजों को न केवल अस्पताल परिसर में ही अल्ट्रासाउंड कराने की सुविधा मिल सकेगी, बल्कि ब्लड खोजने व जमा करने सहित अन्य तरह के स्वास्थ्य सेवाओं का भी व्यापक लाभ मिल सकेगा। एक्सरे करा कर लीजिए, एक्सरे करवा कर सुविधा लागू होगी। हम लोग के यहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन आ गया है और उसको इंस्टॉल करा करके इंजीनियर साहब डेमो दे के चले गए हैं और हम लोग पीएनडीटी एक्ट के तहत उस मशीन का परमिशन ले रहे हैं सरकार से। यदि वो जैसे ही आ जाएगा हम लोग यहाँ पे अल्ट्रासाउंड चालू करेंगे। जिस तरह की जानकारी मिली कि मंडल अस्पताल में अब ब्लड पोस्ट भी बन रहा है, हाँ, उसकी क्या अभी तक वर्तमान स्थिति? ब्लड स्टोरेज यूनिट में सभी कुछ कर लिया गया है और कुछ कागजी कार्रवाई बची हुई है, जैसे डीआईओ का इंस्पेक्शन होगा और इंस्पेक्शन के बाद परमिशन मिलने के साथ हम लोग ब्लड स्टोरेज यूनिट यहाँ पे चालू कर लेंगे। सर, पार्किंग की एक अलग समस्या है, आम लोगों के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मियों को भी समस्या हो रही है कि पार्किंग नहीं है। इस संबंध में मेरी अपने हेल्थ मैनेजर साहब से बातचीत हुई थी, क्या कहते हैं, और हम लोग निर्णय लिए हैं कि एक पार्किंग हम लोग मतलब जल्द ही बनवा दें, जिससे कि मरीज और स्टाफ को अपना बाइक या कार रखने में सहूलियत होगा। एक बड़ी खुशखबरी अनुमंडल अस्पताल के बारे में सामने आ रही है कि सर यहाँ पर अब चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी बैठेंगे ताकि बच्चों को देखेंगे। कौन से दिन बैठेंगे और डॉक्टर साहब का नाम क्या है सर? अभी हमारे यहाँ पदस्थापित हुए हैं डॉक्टर हबीबुल्ला, वो मंगलवार को आउटडोर करेंगे और बाकी दिन इमरजेंसी में भी रहेंगे और जिस तरह से उनके मरीज की संख्या बढ़ेगी फिर हम लोग उनका एडजस्टमेंट आउटडोर में और बढ़ा सकते हैं। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के रामचौक से कंटाही तक मुख्य सड़क एवं नाले का निर्माण कार्य नगर निगम द्वारा तेजी से किया जा रहा है। मेयर अरुण राय, नगर आयुक्त अनिल चौधरी, पार्षद मनीष सिंह एवं साजन सिंह ने कार्य का संयुक्त निरीक्षण किया। यह कार्य बारिश में जलजमाव की समस्या से राहत दिलाने और सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए वार्ड वासियों की मांग पर शुरू की गई है। मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के रामचौक से कंटाही जाने वाली मुख्य सड़क का निर्माण कार्य नगर निगम द्वारा तेजी से कराया जा रहा है। साथ ही रामचौक स्थित ट्रांसफार्मर के पास सड़क एवं नाले का भी निर्माण किया जा रहा है। इस कार्य का निरीक्षण मेयर अरुण राय, नगर आयुक्त अनिल चौधरी, पार्षद मनीष सिंह एवं वार्ड पार्षद प्रतिनिधि साजन सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। यह काम वार्ड वासियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, जिससे बारिश के समय जलजमाव से राहत मिल सकेगी और आवागमन सुगम होगा। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट।
खजौली प्रखंड के रसीदपुर पंचायत में विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने लगभग 15 लाख की लागत से बने 2 पोखड़ा घाटों का उद्घाटन किया। फुलचनिया हनुमान मंदिर के पास व पासवान टोला के तालाब किनारे घाटों का निर्माण विधायक फंड से कराया गया। उद्घाटन के मौके पर विधायक को पाक दुपट्टा व माला पहनाकर सम्मानित किया गया। खजौली प्रखंड क्षेत्र के रसीदपुर पंचायत में बिहार सरकार योजना एवं विकास विभाग अंतर्गत विधायक फंड से फुलचनिया हनुमान मंदिर के समीप डैनी सरकारी पोखर में लगभग 7 लाख रुपए एवं रसीदपुर पासवान टोला के मध्य विद्यालय के निकट सरकारी तालाब के पूर्व भिंडा पर लगभग 8 लाख रुपए की लागत से पोखर घाट का निर्माण हो गया है। उन्होंने रसीदपुर में करीब 15 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित पोखर घाट का उद्घाटन फीता काटकर किया। उद्घाटन के दौरान विधायक एवं भाजपा कार्यकर्ताओं को पाक दुपट्टा एवं पुष्पमाला से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि खजौली विधानसभा क्षेत्र में आम जन सरोकार से जुड़े बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर विकास किया गया है। सरकार के द्वारा सड़क, पुल, पुलिया, शिक्षा, पेयजल, रोशनी एवं रोजगार में समुचित विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि जो भी विकास कार्य रह गया है उसको भी अविलंब पूरा कर लिया जाएगा। विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि एनडीए की सरकार में ही सूबे का चहुमुखी विकास संभव है। मौके पर रसीदपुर पंचायत के मुखिया राम इकबाल राय, बासोपट्टी प्रखंड विधायक प्रतिनिधि हरीश चंद्र शर्मा, खजौली प्रखंड विधायक प्रतिनिधि शंभू ठाकुर सहित दर्जनों एनडीए कार्यकर्ता मौजूद थे। आप देखिए सीधा करो माथे के पास अन्य करो ना। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर,
हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। जयनगर के मारवाड़ी विवाह भवन में चक्रवर्ती सम्राट अशोक विचार मंच द्वारा वर्तमान परिप्रेक्ष्य, आरक्षण की दिशा और दशा विषय पर एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अध्यक्षता मनोज कुमार वर्मा ने किया। वहीं उद्घाटन मंगनी लाल मंडल, मोहम्मद अशरफ अली फातमी, रेणु कुशवाहा सहित अन्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया। अतिथियों को माला व दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया गया। जयनगर के मारवाड़ी विवाह भवन में सोमवार को चक्रवर्ती सम्राट अशोक विचार मंच के तत्वाधान में एक दिवसीय वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आरक्षण की दिशा और दशा पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्था के अध्यक्ष मनोज कुमार वर्मा की अध्यक्षता व संचालन में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल, पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अशरफ अली फातमी, पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा, पूर्व विधायक सीताराम यादव, डॉक्टर जयंत जिज्ञासु, विनय कुमार सिंह, राघवेंद्र सिंह कुशवाहा समेत अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में ब्रजकिशोर यादव, प्रदीप कुमार यादव, गंगा प्रसाद चौधरी, सुजीत यादव समेत अन्य लोग मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत पाक दुपट्टा व माला पहनाकर किया गया। इसमें बाबू संविधान में जिस तरह से आरक्षण की बात की गई है, क्या आरक्षण सामाजिक आधार पर का वर्णन है संविधान में, जाति आधार पर है या आर्थिक आधार पर है? हम लोग वो संविधान के अनुरूप ही मांग कर रहे हैं। जो संविधान में वर्णन किया गया है, संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है कि सामाजिक स्थिति पर आरक्षण की बात अम्बेडकर साहब ने कहा है। अम्बेडकर साहब का वह दस्तावेज। 10 न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड में विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं को विकसित भारत 2047 के संकल्प की शपथ दिलाई। उन्होंने 11 बिंदुओं पर चर्चा करते हुए लोकतंत्र, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सौहार्द को मजबूत बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विनोद पांडे, शंभू ठाकुर, राम इकबाल राय सहित कई भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। विधायक ने कहा कि हम सब मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेंगे। स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ तक भारत को पूरी तरह से विकसित राष्ट्र बनाने के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की विजन को मजबूती को दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं को विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने शपथ दिलाया। विधायक ने भारत का जागरूक नागरिक विकसित भारत 2047 के संकल्प करने हेतु 11 बिंदुओं पर चर्चा की। उन्होंने उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं को कहा कि मैं संविधान के तहत अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र को मजबूत बनाऊंगा और दूसरों को भी इस कर्तव्य के लिए प्रेरित करूंगा। मैं जाति, धर्म, भाषा, लिंग और क्षेत्र से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता, अखंडता दूंगा। विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने सभी बिंदुओं पर पढ़कर सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को अवगत कराया। मौके पर पश्चिमी भाजपा मंडल अध्यक्ष विनोद पांडे, विधायक प्रतिनिधि शंभूनाथ ठाकुर, मुखिया राम इकबाल राय, हरीश चंद्र शर्मा, सुमित कुमार सिंह, रामप्रीत शाह समेत दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं ने शपथ लिया। सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखकर कार्य करूंगा। मैं राष्ट्र सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एक जिम्मेदार, कर्तव्यनिष्ठ एवं राष्ट्रवादी नागरिक के रूप में। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। सोमवार को राजद प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल का लौकहा में भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए उनके साथ सुभाष चौक तक पैदल मार्च किया। उन्होंने नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भाजपा जदयू पर जमकर हमला बोला। उन्होंने मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया और दलित पिछड़ों के साथ हो रहे अन्याय की बात कही।
सोमवार को राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल का काफिला एक विशेष बैठक में शामिल होने के लिए खुटौना प्रखंड के लौकहा होते हुए गुजरा। वहीं लौकहा पहुंचते ही स्थानीय कार्यकर्ताओं व गणमान्य नागरिकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। राजद जिंदाबाद और मंगनी लाल मंडल आगे बढ़ो जैसे नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। कार्यकर्ताओं की भीड़ के साथ मंगनी लाल मंडल कुछ दूरी तक पैदल मार्च करते हुए लौकहा के ऐतिहासिक सुभाष चौक पहुंचे। वहां उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मंडल ने स्थानीय जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए सरकार विशेष रूप से भाजपा और जदयू को अब यह आभास हो गया है कि जनता का रुख बदल रहा है, इसलिए वे अब मतदाता सूची में छेड़छाड़ के जरिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मतदाता सूची का गहन पुनर्निरीक्षण जरूरी था तो आप इसे 5 साल पहले या कम से कम 6 महीने पहले कराते। महज 26 दिनों में यह कार्य सिर्फ एक समुदाय या वर्ग विशेष के मतदाताओं को सूची से हटाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। यह खुला अन्याय है। राजद प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि दलित, महादलित और अति पिछड़े वर्गों के साथ योजनाबद्ध तरीके से अन्याय किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जनता अब इन चालों को समझ चुकी है और समय आने पर इसका जवाब देगी। मौके पर बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं प्रमुख रूप से अनिमेश कुमार, अरुण वर्मा, रवि रंजन राजा, बबीता कुमारी, राम अवतार मंडल, शिवजी भारती, तरुण सिन्हा और गुलाब यादव जैसे स्थानीय नेता शामिल हुए। जनसभा के दौरान कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश साफ देखा गया। मंडल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर, जैसे कि आपको राजद का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, कि क्या क्या उम्मीदें हैं जुड़े यहाँ के कार्यकर्ता को? खासकर देखा जा रहा है क्षेत्र में पार्टी के अंदर ही काफी बगावत चल रही थी। आपके आने के बाद क्या उम्मीदें जागी है? पार्टी के अंदर तो कोई बगावत नहीं थी, कभी नहीं थी। और जो जीवंत लोकतंत्र है उसमें जो पॉलिटिकल पार्टियां होती है उसमें वाणी स्वतंत्रता और कर्म नियंत्रित होता है। तो बोलने की तो स्वतंत्रता है दल के अंदर, बाहर में सब एक है। यही है लोकतंत्र का की खूबी। तो राष्ट्रीय जनता दल भी डॉक्टर लोहिया को मानने वाली पार्टी है, अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, गांधी जी को मानने वाले लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में इसको बगावत कैसे कहा? राष्ट्रीय जनता दल पर कभी बगावत भी नहीं है, रही नहीं है, न होगी। लौकहा विधानसभा से तो काफी विधानसभा के मामले में अभी कोई तय पार्टी ने नहीं किया है, इसीलिए विधायक है यहाँ। अब जब एक एक सीट के बारे में विचार किया जाएगा, जब कैंडिडेट का निर्धारण होगा पार्टी के अंदर। अभी पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ अन्याय होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को और जनता दल को ये विश्वास हो चला है कि हमारी नींव हिल गई है, उसके हवा खिलाफ बह रही है। तब वोटर लिस्ट में इस जब चुनाव एकदम सन्निकट है, तो ऐसी स्थिति में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण हो, ये तो अन्याय है। आप 5 साल पहले कराते, 6 महीना पहले कराते, अभी 26 दिन में पूरा कैसे होगा? इसका मतलब कहीं न कहीं किसी सेक्शन के वोटर के प्रति आप अन्याय करेंगे, डिलीशन का काम करेंगे उसे मतदाता सूची हटाने के लिए। तो ये सब षड्यंत्र चल रहा है, इसके खिलाफ ये मुद्दा बड़ा है हमारे लिए, और मतदाताओं के बीच हम जाएंगे इसके। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। खजौली बाजार से पुलिस ने मां नारायणी एग्रो मिल के नाम पर बेचे जा रहे नकली 7 स्टार चावल की 197 बोरी जब्त की है। हर बोरी में 26 किलो चावल थे। वहीं मामला डायरेक्टर गोविंद प्रसाद के आवेदन पर दर्ज किया गया। आरोप है कि बेनीपट्टी की एक मिल नकली चावल सप्लाई कर रही थी। कार्रवाई से बाजार में हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
खजौली बाजार में मां नारायणी एग्रो मिल प्राइवेट लिमिटेड गोकुलपुर बेटा पटना मिल की नकली 7 स्टार चावल खजौली बाजार से भारी मात्रा में बरामद की गई। कंपनी की विशेष टीम खजौली पुलिस के सहयोग से 7 स्टार चावल की नकली 197 बोरी चावल जब्त किया गया। प्रत्येक बोरी में 26 किलोग्राम चावल था। कंपनी ने गुप्त सूचना के आधार पर खजौली में छापेमारी की है। वहीं इस संबंध में मां नारायणी एग्रो मिल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर गोविंद प्रसाद के लिखित आवेदन पर खजौली बाजार के संतू महतो चौक स्थित शिवम गल्ला सहित अन्य कई दुकानदारों पर केस दर्ज हुआ है, जिसमें उन्होंने दर्शाया कि मेरी राइस मिल में 7 स्टार चावल की उत्पादन वर्ष 2013 से हो रही है, जो बिहार के विभिन्न जिलों में 7 स्टार चावल की बिक्री की जा रही है। लेकिन मधुबनी जिला के बेनीपट्टी प्रखंड के राइस मिल द्वारा मेरी कंपनी की 7 स्टार चावल की डुप्लीकेट चावल मेरे कंपनी के नाम से बेचा जा रहा है। कंपनी द्वारा की गई इस कार्रवाई से नकली चावल बेचने वालों में हड़कंप मच गया है। थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि जब चावल के आलोक में दुकानदार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, मामले की जांच की जा रही है, वहीं दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर मां नारायणी एग्रो मिल प्राइवेट लिमिटेड बिहटा पटना के डायरेक्टर गोविंद प्रसाद, राकेश कुमार गुप्ता, एसआई जितेश कुमार, प्रीतम कुमार सहित अन्य पुलिस बल मौजूद रहे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए 10 न्यूज खबरें। आप तक नमस्कार।